The fourth part of unit number 8, the D and F block elements. Last lecture में हमने melting and boiling point तक discuss किया था. Now let's continue with the next property, that is ionization enthalpy. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसके बारे में हम अब तक एक नॉर्मल ट्रेंड जानते हैं, लाइक पीरियोडिक टेबल का, कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट मूव करोगे तो क्या देखने को मिलता है कि साइज़ जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट. साइज़ कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है. बिकॉज हम ये एक रिलेशन जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का विद एटॉमिक रेडियाई कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, है कि नहीं. जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई रहेगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, और जितना कम एटॉमिक रेडियाई रहेगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, राइट. तो ये इन्वर्सली जाता है एक दूसरे के. अब ये तो हुआ नॉर्मल ट्रेंड जो हम अब तक स्टडी करते हैं. आई होप आपको क्लियर है कि ये चीज़ क्यों हो रही है. बिकॉज जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके बता दूँ एक बार, बोरॉन है. बोरॉन के केस में हम क्या देखते हैं, इट इज़ एटॉमिक नंबर 5. तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1, राइट. वहीं पे कार्बन के केस में हो जाएगा p2, नाइट्रोजन के केस में p3. इस तरीके से जो p सबशेल है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होते जा रहे हैं, है कि नहीं. इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर का चार्ज भी तो बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ता रहेगा और उतना उधर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा होगा. अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे. इनके अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये जो एटम होगा ना, इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसका साइज़ कम हो जाएगा. अब इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है. ऐसी सिचुएशन से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मतलब काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए क्या हो जाता है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो भी इंक्रीज़ होता जाता है. अब ये तो नॉर्मल ट्रेंड की बात हुई कि नॉर्मली ऐसा होता है. लेकिन डी ब्लॉक जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हम इनमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है. अब इस वेरिएशन को ना एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. लाइक सपोज़ हमारे पास कोई एलिमेंट है विथ कन्फिग्रेशन D3. चलो वेनेडियम ही ले लेते हैं. वेनेडियम इज़ व्हाट, इट इज़ 23 एटॉमिक नंबर. ओके, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, हम आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ही लिखते हैं, दैट इज़ 4s2 3d3, राइट. आई होप आपको इसका ओवरऑल कन्फिग्रेशन क्लियर है. हम ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 and 3d over here. So 1s 2s 2p 3s 3p 4s and 3d. तो ये पूरी कन्फिग्रेशन हम नहीं लिखते, हम सिर्फ 4s के बाद से बताते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस है तो आउटर मोस्ट, तो अगर वेनेडियम की बात करें आउटर मोस्ट रहेगा 4s, बट 4s के भर जाने के बाद, बिकॉज s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4s के भर जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एंटर करता है 3d में. ओके, सो वेनेडियम इज़ 23, तो 4s2 और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस डी सबशेल में. अब जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की बात आती है आयनाइजेशन के लिए, हमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, वही तो है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की जब बात आती है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर मोस्ट शेल से. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4s, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है. तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अब इसे अगर मैं ऑर्बिटल वे में रिप्रेजेंट करूँ तो आई कैन राइट इट एज 4s2 एंड 3d3. ओके, ये हुई नॉर्मल कन्फिग्रेशन वेनेडियम के केस में. अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचा, 3d3. ओके, ये हो गया हमारा 4s एंड ये हो गया हमारा 3d. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि 4s और 3d जो है ना, इनके बीच में, इनके आपस में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. इस 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना वो काफ़ी कम होता है. एनर्जी डिफरेंस इज़ वेरी लेस. इस चीज़ की वजह से क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन निकाला हमने 4s में से, अब जो हमें अरेंजमेंट मिला वो ये है. अब इस पोजीशन में आके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में एनर्जी एक्सचेंज करने लग जाते हैं.
क्या करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक बार इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, एक बार इसके साथ पोजीशन चेंज करेगा, एक बार इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा। वहीं पे ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा, एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा, एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो इस तरीके से आपस में दे स्टार्ट एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को। ठीक है, अब इस एक्सचेंजिंग ऑफ पोजीशन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वरना कई जगहों पे आप देखोगे एक्सचेंज एनर्जी भी लिखा होता है, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, सो इस एनर्जी को जो इस पोजीशन एक्सचेंज करने के दौरान इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या फिर एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी का आयनाइजेशन के साथ क्या रिलेशन होगा, एक्सचेंज एनर्जी आपको जितनी ज़्यादा रहेगी ना, एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ओके, एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड वहीं पे अगर एक्सचेंज एनर्जी कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज़ करेगी। ओके, सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है घट रही है वो हमें पता चलेगा एक्सचेंज एनर्जी से। अब एक्सचेंज एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है वो कैसे पता चलेगा, तो एक्सचेंज एनर्जी हम जान सकते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे हमने D3 का केस देखा तो इसमें 4s1 हो गया एंड D3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिंगल अनपेयर्ड तो 4 ही है ना, पहले पेयरिंग थी, उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, उसके बाद की बात हो रही है। तो इट इज़ कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिस हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रहेगी एंड उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी रहेगी। ओके, तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमें एक स्पेशल केस मिलता है इन केस ऑफ जिंक, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉर्मली थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड दिखाते हुए ये इंक्रीज़ तो करती ही है स्लोली, बट यहाँ पे क्या होता है, इनके ये कॉपर, ठीक है, कॉपर की वैल्यू है इट इज़ अबाउट 745, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। वहीं पे जिंक के लिए मतलब धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, बट यहाँ एकदम झटके के साथ बढ़ जाती है, दैट इज़ 906 वैल्यू हो जाती है। तो ये एक केस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है, जिंक और कॉपर इनके बीच का केस है। अब जिंक का कन्फिग्रेशन क्या होता है, इट इज़ 4s2 3d10, राइट। और कॉपर का कन्फिग्रेशन क्या है, इट इज़ 4s1 3d10, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो यही वाले कन्फिग्रेशन में होगी। मतलब यहाँ तो सब कुछ फील्ड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना एस को ना डी को, पूरी तरह फील्ड, मतलब पूरा स्टेबल है ये कन्फिग्रेशन। ओके, अब ऐसे स्टेबल कन्फिग्रेशन में से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, है कि नहीं, क्योंकि इसका घर ऑलरेडी इतना अच्छा खासा सेटल्ड है, उसे बिगाड़ने के लिए मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि आप स्टेबल कन्फिग्रेशन से उसे एक अनस्टेबल मोड पे ले आ रहे हो, ठीक है। ये तो अपना स्टेबल घर लेके बैठा था, उस स्टेबल कंडीशन से हम उसे अनस्टेबल पे लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके लिए इस केस में हम देखते हैं कि जब हम जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब जो उसमें एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके लिए वैल्यूज़ में इतना डिफरेंस आता है। जबकि कॉपर के केस में यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है ये ऑलरेडी कम स्टेबल है, मतलब एज हम कन्फिग्रेशन को भले ही स्टेबल माने, बट इसके जिंक वाले के कंपैरिजन में तो ये कम ही स्टेबल है, सो इट इज़ लेस स्टेबल। अब जो ऑलरेडी लेस स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 3d10, जो कि इससे तो ज़्यादा ही स्टेबल है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल पे ले जा रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको आयोनाइजेशन ज़्यादा लगेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर इसके बाद के केस की बात करें
जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकाल लिया। अब जिंक में से निकाला तब क्या हो गया, उसकी कन्फिग्रेशन हो गई 4s1 3d10। अब ये क्या हो गया, ये कम स्टेबल वाला कंडीशन हो गया। जस्ट अ मिनट, यस, जिंक में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमें कन्फिग्रेशन क्या मिली, 4s1 3d10। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन हमें काफ़ी मुश्किल से मिली है। क्यों? बिकॉज जिंक इतना अच्छा स्टेबल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई हो जाएगी वहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कन्फिग्रेशन था 4s2 3d10। ओके, अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब हमने जिंक प्लस बनाया और उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 4s1 3d10। अब ये जो है ये तो कम ही स्टेबल है ना, इट इज़ लेस स्टेबल, उतनी ज़्यादा परफेक्टली स्टेबल नहीं है जितनी इससे पहले वाली थी। अब लेस स्टेबल में से आपको एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है 3d10 बनाने के लिए तो आपको एनर्जी कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी भी अगर आप स्टेबल से अनस्टेबल पे जाओगे ना तो हमेशा एनर्जी ज़्यादा ही लगेगी, वो चीज़ आप याद करके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इधर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे इट इज़ नॉट 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कैसी एनर्जी लगेगी, कम लगेगी। क्यों? बिकॉज आप कम स्टेबल से स्टेबल पे जा रहे हो। ठीक है, ये हुई तो जिंक की बात। अब वहीं पे हम कॉपर का केस देखते हैं। तो कॉपर पे से जब आपने कॉपर जो था 4s1 एंड 3d10, ठीक है, इट वॉज लेस स्टेबल। अब इसमें से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमें थोड़ी अच्छी और बेटर स्टेबल कंडीशन मिली, दैट इज़ 3d10। ओके, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इन्वॉल्व थी वो कम थी जिंक के मुकाबले। अब इसने 3d10 ले लिया तो ये तो भाई इसके मुकाबले बेटर स्टेबल है। अब इस स्टेबल सिचुएशन से अगर आपको दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो कंडीशन इतनी आसान नहीं रहेगी। क्यों? बिकॉज आप स्टेबल से अनस्टेबल पे ले जाओगे ना। अब 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इट बिकम्स 3d9, तो वो तो अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबल से अनस्टेबल पे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी। इसके लिए हम ये वैल्यूज़ का चेंज देखते हैं यहाँ पे कि जिंक के लिए जो वैल्यू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जबकि कॉपर के लिए इट इज़ 745। एंड उसी तरफ दूसरी अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें, तो वहाँ पे क्या उल्टा केस हो जाएगा कि कॉपर के लिए इतनी हाई वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ 1958, और वहीं पे जिंक के लिए क्या होगी 1734। ओके, सो इसका रीज़न यही है कि जब भी आप स्टेबल से अनस्टेबल पे जाओगे ना तो हमें हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आप अच्छी खासी स्टेबिलिटी को तोड़ के उसे अनस्टेबल पे ले जा रहे हो। लेकिन अगर आप अनस्टेबल से स्टेबल पे जाओगे तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। ओके, सो दिस इज़ द केस विद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक एंड कॉपर। वहीं पे अगर हम दूसरा केस देखें, दैट इज़ मैंगनीज एंड क्रोमियम का, तो मैंगनीज यहाँ पे है एंड क्रोमियम यहाँ पे। ठीक है, अब मैंगनीज के केस में आप देखो मैंगनीज का कन्फिग्रेशन क्या है। मैंगनीज जो है, मैंगनीज इज़ 4s2 3d5। ओके, ये काफ़ी बेटर स्टेबल कंडीशन है। अब इस स्टेबल में से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है और क्या बनाना है 4s1 3d5। ठीक है, अब ये बनाना है मतलब स्टेबल से कम स्टेबल पे आप लेके आ रहे हो, तो कैसी एनर्जी लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और वहीं पे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के केस में हम क्या देखते हैं, इट इज़ 4s1 एंड 3d5। ठीक है, ये कंडीशन होती है, मतलब ये ऑलरेडी लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल में से जब आप उसे ज़्यादा स्टेबल पे ले जाओगे, लेस स्टेबल से उसे ज़्यादा स्टेबल पे ले जाओगे, मतलब क्या बना रहे हैं हम, इट इज़ फॉर्मिंग 3d5, जो कि ज़्यादा बेटर स्टेबल है इसके मुकाबले, तो वहाँ पे एनर्जी कम लगेगी। सो फंडा यही है, स्टेबल से अनस्टेबल पे जाओगे जब भी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी। ओके, एंड वहीं पे अगर इसका उल्टा चला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी, चाहे वो कोई भी दूसरा एलिमेंट हो। एंड अगर हम सीरीज़ की बात करें तो जो हमारी 3D सीरीज़ है, उसके बाद 5D के केस में अगर हम देखें तो 3D 4D में तो आप यही वाला पैटर्न देखोगे। जो 5D सीरीज़ है वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू 3D एंड 4D।
5D में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज़ मोर देन 3D एंड 4D। तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। 5D में हमें पता है कि कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं वहाँ पे। ओके, लैंथेनाइड्स में क्या होगा? अगर मैं 5D की बात करूँ तो 6s 4f और 5D ये होगी हमारी आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन। तो उसमें बीच में कौन सा आ जा रहा है? 4f सबशेल आ जा रहा है, जिसकी शील्डिंग पावर कैसी है? बहुत पुअर है, एंड न्यूक्लियर चार्ज वहीं पे बढ़ रहा होता है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। इसलिए वहाँ पे अब अट्रैक्शन इतना मजबूत हो जाएगा तो एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए रहेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो इन केस ऑफ 5D सीरीज वी सी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3D एंड 4D। ओके, सो जस्ट समिंग अप, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। वो हमने देखा क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रही है? एक्सचेंज पोजीशन हो रही है उनकी आपस में, एंड दैट इज़ नोन एज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी। एंड एक्सचेंज एनर्जी अगर बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। लेकिन पता कैसे चल रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है? दैट इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रहेगा, और जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रहेगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी। एंड ये एक और चीज़ कि स्टेबल कन्फिग्रेशन से जब भी हम लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल पे जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। वहीं पे अगर उसका उल्टा हो रहा है तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है।